बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को जरा कंफर्म कर दीजिएगा। सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, डोंट करो। अच्छा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बहुत अच्छी तरह की, अच्छी प्रैक्टिस की। ठीक है। उसके अंदर अगर कोई रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो नॉलेज था वो मैंने आपको वहाँ स्पेसिफिकली दे दिया। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हमारी और ग्रिप हो जाएगी। फिर हमने जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, वो भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कर लिया। ठीक है। हैंड रेज हुआ हुआ जी, देख सकते हैं। जी अली है। क्या है? अली ख्वाजा है जी भाई। अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। ओके, क्लोज करो यार, वो बोल तो रहा नहीं कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, म्यूट। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 7। म्यूट नहीं हो रहा, आवाज आ रही है। हाँ, अब हुआ। एमन इकबाल, आपने हैंड रेज किया हुआ, पूछो भी। सर मैंने एमसीक्यू पूछना था। जी पूछिए। 21। 21। MCQ 21 पे जाओगे। An entity made a profit of rupees 480,000 for the year 2018 based on historical cost accounting principles. It had opening capital of rupees 1.1 million. During 2018, specific price in indices increased, index की जमा है, by 15%, while general price indices increased by 12%. How much profit should be recorded for 2018 uh, under the real financial capital maintenance concept? उसने क्या कहा जी? अंडर रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। रियल फाइनेंशियल में हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को यूज करते हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कितनी है जी? यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस इंक्रीज 15% है। तो आप क्या करें कि जो हमारे पास इसका ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है? 1.1 मिलियन है। इसको हम क्या करेंगे? 15% से कंपाउंड करेंगे तो क्लोजिंग पे चले जाएंगे। चलें जी, क्लोजिंग पे जाएंगे। कितना बना है? 1.1 मिलियन का 15% के साथ कंपाउंड करो। कंपाउंड करना है, 15% ऐड कर दो यार इसमें। हाँ, 1265,000, ठीक है। और 1.1 मिलियन इसमें से माइनस कर दो। बाकी क्या बचा? 165,000। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो इतना प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है। अल्टीमेटली जो हमने ओपनिंग कैपिटल है वो था हमारा 11 लाख। तो इसके अंदर हमने ये 4,80,000 इंक्लूड करना है, तो टोटल कितना बनाएंगे? हाँ, नहीं, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना हुआ इसको? 4,80,000 हुआ ना। तो ये टोटल करके देखो ना कितना बनता है। 15 लाख हो गए। ठीक है। ये आपने ठीक की है। इधर इसने क्या चेक करो। ओके। अब 4,80,000 में से 1,65,000 माइनस करो। हैं?
3,15,000। ऑप्शन बी करेक्ट है या सी करेक्ट है? सी। हाँ, 4,80,000 में से 1,65,000 माइनस किया तो 3,15,000 आता है। एक्चुअली यहाँ पर ना लॉस नहीं हो रहा। अगर आप एक ड्यूरिंग 2018 स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस इंक्रीज्ड by 15% while general inflation is increased by 12%। तो अल्टीमेटली हमें इसको 12% के साथ करोगे। हाँ ठीक है, एक्चुअली हमने 15% रेट नहीं यूज करना, सॉरी, क्योंकि प्रॉफिट कर तो ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होगी, ये जनरल इन्फ्लेशन नहीं यूज करेंगे। हमने सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर हमारा फोकस है कि वो जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के हैं ना, उनके लिए ये है। बाकी जो हमारे नेट एसेट पड़े हुए हैं उनका कोई एसेट नहीं है अलग अलग दिया हुआ। तो हम जनरल इन्फ्लेशन यूज करेंगे। तो कितना बना जी जनरल इन्फ्लेशन जब यूज किया? ये 12,65 की बजाय क्या आ गया देखो जी। ओके, 12,32,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करें कितना होता है? 1,32,000, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या करेंगे हम? 1,32,000, 4,80,000 में से 1,32,000 माइनस करें, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो कितना बना है? 3,48,000। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। और जी किसी और क्वेश्चन जी किसी का? जी अमन इकबाल क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। सर आपने कल बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि इसमें दे ओवरस्टेट, प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। सर इसको एकदम आप प्लीज फिर दोबारा क्लियर कर दें। देखें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। जब हम अपने एसेट जो हैं उनकी वैल्यू हमारी, वो कौन सा क्वेश्चन है ये? सर एक 22 है 22 निकालो। और एक 4 है। Which of the following statement is correct about financial statement based on historical cost in times of rising prices? कि जब चीजों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर हम यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा? प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। तो ज़ाहिर है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर फर्क नहीं पड़ना, लिहाजा ये दो चीजें हैं, ये तो खत्म हो गई। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, प्रॉफिट एज वेल एज एसेट विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे तो नहीं है यदि जो है वो ये दोनों की दोनों चीजें। मैंने आपको ये बताया था कि जब मेरे एसेट्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस के अंदर, नॉर्मली अकाउंट में तो आपने एक हिस्टोरिकल कॉस्ट ली हुई है, लेकिन जब हम उसे फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर उन एसेट को लेके आते हैं, तो उसके साथ कंपेयर करें कि हमारे एसेट कम वैल्यू के ऊपर बुक हुए हुए हैं और आज एसेट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अगर आज उस एसेट की वैल्यू निकालेंगे तो वो ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। तो लिहाजा ये जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत कम एसेट की वैल्यू हमें नजर आ रही है, कम एसेट की वैल्यू हमें नजर आ रही है, ये जो, तो उससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन भी कम होगी। डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और ऑफ एसेट जो हैं वो चूंकि मार्केट में वैल्यू राइजिंग प्राइसेस की वजह से ज्यादा है, हमारी बुक्स में कम आ रही है, इसलिए एसेट अंडरस्टेट हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, दोनों क्लियर हो गए? ठीक है, और कोई? जी एमएन कोई और भी है? नो सर, और कोई नहीं। ओके, ये क्या है जी दानिश? सर मैंने पूछना है एमसीक्यूज नंबर 10 और 20। 20 मैंने अभी बताया, मेरा ख्याल पीछे जाओ। नहीं, 21 आपने बताया। ओके ओके ओके, 20 पे आ जाओ। An NP acquired an item of plant on October 1st, 2012 at a cost of ₹500,000. It is being depreciated for 5 years. This is straight line deduction and the
and an estimated residual value of 10% of the historical cost or current cost as appropriate. As at 30th September 2014, the manufacturer of the plant still makes the same item of plant at its current price of rupees 600,000. ठीक है कि आज उसकी प्राइस 600,000 है. तो what is the correct carrying amount to be shown in the statement of financial position at 30th September 14 under the current cost accounting? तो मैंने आपको यार ये बात बताई है, ध्यान से सुना करें कि इस 6 लाख को हम अगर मेरे पास उस तरह के एसेट की मैं खरीद नहीं कर सकता तो उस तरह का नया एसेट ले लें, उसे जितना आपका एसेट पुराना हुआ हुआ पहले से सीधा उसे उतना पुराना करके देख लें. ठीक है, लाइक ये देखें, ये 1 2012 को खरीदा गया है. ठीक है, और आज हम कह रहे हैं 30 सितंबर 14, यानी 30 सितंबर 13 और 30 सितंबर 2 साल ये यूज हुआ है. इसको 2 साल के लिए डेप्रिसिएट कर लें. ठीक है, इसको क्या करें, इसको 2 साल के लिए डेप्रिसिएट कर लें. उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 14 अंडर द करंट कॉस्ट हम इसकी निकालेंगे. ठीक है, और वो क्या होगी, वो रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है इसकी, डेप्रिसिएट रिप्लेसमेंट वैल्यू. तो जी 6 लाख को डेप्रिसिएट करो, इसकी अज्यूम करते हैं रेजिडुअल वैल्यू वही है. 6 लाख में से 60,000 निकल गया, बाकी रह गया 5,40,000. अच्छा, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, 5,40,000 को 5 ईयर पे डिवाइड करें, कितना आ गया जी, 108,000. ओके, 2 साल ये डेप्रिसिएट हुआ है, निकालें जी टोटल क्या हुआ है. हाँ जी, 2,14,000. अब दो हाँ 16,000, 2,16,000 को 6 लाख में से माइनस कर दें, 3,84,000. क्या वैल्यू 3,84,000 नहीं दिखाई हुई, ये आ गई. भाई समझ आई है. यस सर आ गई. नया एसेट ले लें, उसको जितना एसेट आपका डेप्रिसिएशन हुआ अगर रेट शेड सब पार्टिकुलर वही हैं तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएट करके देख लें आज वो कितने का है, उतने के ऊपर आपने अपने एसेट को शो करना है. ठीक है, करंट कॉस्ट मेथड के तहत. ठीक है, और ठीक, चलो आगे चलो. और कौन सा था क्वेश्चन नंबर, भाई कोई और भी बोल रहे थे आप, 10. ठीक है जी, वो एक जैसा ही होगा मेरा ख्याल. चलो रेपिटेशन भी. अच्छा जी, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है जी. सबसे पहली बात तो ये है कि वो चैप्टर है जो कि हम आधे से ज्यादा पीछे पढ़ चुके हैं. मेरा ख्याल है उसने उस वाले पोर्शन को यहाँ डिस्कशन में वो नहीं लेके आया जो इंट्रो में मैंने पढ़ा है. ये ध्यान से पढ़िएगा, ये आगे FR2 के अंदर भी है, तो वहां पर फिर जाके निशान साहब आपसे पूछते हैं तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं होता तो वो फिर आपकी क्लास लेते हैं. तो ध्यान से पढ़िएगा, वो आपसे पूछेंगे कि जुनेद साहब ने आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाया, ये बताया, ये बताया, ये बताया. ठीक है, और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि MS साहब का कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियां उनको सेहत दे दे. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट पॉजिटिव इज पॉजिटिव. तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे चलो जी. कहाँ से स्टार्ट किया जी, स्टार्ट किया हुआ है जी रीवैल्यूएशन. ठीक है, रीवैल्यूएशन द एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी. शीट निकाल दो. देखिए जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है इनके 2 मॉडल हैं. एक को हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल और एक को हम कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल. ठीक है, कॉस्ट मॉडल और फेयर. कॉस्ट मॉडल के तहत एसेट जो है वो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे शो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है, और फेयर वैल्यू मॉडल के तहत एसेट जो है फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे शो होता है. ठीक है,
ओके। आमतौर पर एंट्रीज जब कोई एसेट खरीदते हैं तो वो इस वैल्यू को, इस मॉडल को बेस करते हैं। यहां से कॉस्ट से मुराद क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है जी। कॉस्ट से मुराद यहाँ क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और फेयर वैल्यू क्या है ये मैंने अभी आपको बताया। हम ये वाला जो पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड है, ये वाला, ये हम बड़ी ये वाला जो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड है, ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने इंट्रो के सिलेबस के अंदर। हमने ये पढ़ा एसेट की कॉस्ट क्या होती है, हमने ये पढ़ा डेप्रिसिएशन क्या होती है, हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड क्या होते हैं, फिर हमने डेप्रिसिएशन मेथड जब चेंज होता है तो ये भी हमने पढ़ा। शायद पेपर में क्वेश्चन के अंदर भी यही प्रॉब्लम आया था कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, यानी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, लेकिन ऑब्वियसली जिसने घर पे प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं होता। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि डिस्पोजल कैसे होती है। ठीक है, ये सारे का सारा, ये हमने सारा कुछ पढ़ा, प्लस हमने डिस्पोजल भी पढ़ लिया। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर एक एंट्री फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करती है, ये वाला जिसके अंदर एसेट फेयर वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पे शो होते हैं, तो हमने इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने हैं और किस तरह से हमने इस सरप्लस को बुक्स में ट्रीट करना है और ऑनवर्ड एंट्रीज कैसे होंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंट्रीज ये कब करती है। देखें, जब एंट्री को ये फील हो रहा हो कि उसकी इक्विटी जो है दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ट्रू वैल्यू ऑफ इट्स एसेट। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जब उनके एसेट की वैल्यू ज्यादा हो और वो कम नजर आ रही हो, तो हर एसेट के बराबर आगे इक्विटी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। तो अल्टीमेटली जब लोगों को ऐसा हो कि यार हमारे एसेट की वैल्यू बुक्स में कैरिंग वैल्यू कम आ रही है, जिस और जो कि मेरी इक्विटी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, क्योंकि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो है वो नेट एसेट होते हैं, वो इक्विटी भी होती है, नेट एसेट कह लें, इक्विटी कह लें। यदि वो कम आ रही है बुक्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे? हम अपने एसेट की बुक वैल्यू को पूरा करने के लिए उन्हें फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे। हम अपने एसेट की बुक वैल्यू को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो फेयर वैल्यू है, फिर उसको वो एक किस्म की एसेट की नई कॉस्ट, एसेट का एक नया जन्म हो जाए और हम उसके मुताबिक फिर उसे फ्यूचर में डेप्रिसिएट करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर एसेट की कॉस्ट चेंज हो जाती है, वो फेयर वैल्यू बन जाती है। इस प्रोसेस के अंदर एसेट का डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो सकता है। इस प्रोसेस के अंदर एसेट की लाइफ चेंज हो सकती है। इस प्रोसेस के अंदर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। प्रोसेस के अंदर एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज होता है। ना सिर्फ फेयर वैल्यू एसेट ने, बल्कि ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने भी, ये भी चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले 10% डेप्रिसिएशन रेट था, हो सकता है कि अब भी 10% ही रहे, पॉसिबिलिटी है। पहले डेप्रिसिएशन का जो रेट था, मेथड था, वो स्ट्रेट लाइन था, हो सकता है अब भी स्ट्रेट लाइन रहे, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हम ऑलरेडी कॉस्ट मॉडल में यूज कर रहे थे, वो सारे के सारे फिगर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। हम कॉस्ट यूज कर रहे थे डेप्रिसिएशन करने के लिए, या कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड यूज कर रहे थे। अब उसकी जगह क्या आना है? उसकी जगह फेयर वैल्यू नहीं आ जाना है। ठीक है, वो यूज कर लें। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये अलाउ करता है हमें स्टैंडर्ड कि हम एसेट फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर ले आए। इससे क्या होता है? इससे आपकी जो इक्विटी है वो हर वक्त अपडेट रहती है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक क्लाइंट है जहाँ जिसके अंदर जमीन आ रही है, फर्ज करें 4.5-5 लाख की, वो उतने की है जब उनके बाप दादा ने आज से 100 साल 70 साल पहले खरीदी थी, जब पाकिस्तान बना था। तो बुक्स के अंदर वो 5 लाख की आ रही है। वो सही है भाई, उस वक्त हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी 5 लाख थी, उन्होंने बुक कर ली। अब क्या हो रहा है? अब कम से कम 4 करोड़ 4 रुपए की है, 4 करोड़ कह रहा हूँ। ठीक है, अगर वो चाहें
इसका मतलब उनकी इक्विटी और उनकी एसेट वैल्यू अंडर स्टेट हुई है। अगर वो चाहें तो स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं कि वो अपने 4 करोड़ का कर लें, 4 अरब का कर लें, और उसका वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट है वो आपको इक्विटी के अंदर ओसीआई के थ्रू जो है वो मूव कर देगा, वहां हम उसको ले लेंगे। तो लिहाजा फेड ने हमें ऑप्शन दी है वी कैन अडॉप्ट अ फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है। अब फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर बहुत सारी आगे एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, चीजें हैं, डिस्क्लोजर हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। चलो जी, 3 पे चलो। बोल्ड करो थोड़ा सा इसको। ओके। Property, plant and equipment is recognized at cost when the first is acquired. जब एक्वायर किए जाते हैं तो फिर तो इन्हें कॉस्ट पे ही करते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट के ऊपर हमें आई एस 60 करता है कि हम उसको फेयर वैल्यू पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है। IAS 16 allows to choose one of two measurement methods as its accounting policy for property, plant, and equipment. After initial recognition, however, measurement model should be adopted to all assets in the same class. For example, if any entry has 3 different, ठीक है, वो कहता है कि जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में शुरू करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आपने अडॉप्ट किया तो आपने उसे ही यूज करना है ईच क्लास ऑफ एसेट के लिए। फर्स्ट टाइम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हर कोई फेयर वैल्यू की इजाजत नहीं है जब फर्स्ट टाइम एसेट रिकॉर्ड करना है। लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो आप अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, आप फेयर वैल्यू पे आ सकते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसे कहते हैं? कि पहला फाइनेंशियल पीरियड जो है वो क्लोज होने के बाद को हम सब्सिक्वेंट पीरियड कहते हैं। लिहाजा मैनेजमेंट जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड में फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं, और इसके अंदर जाते हुए वो किसी एक क्लास ऑफ एसेट को भी चूज कर सकते हैं फेयर वैल्यू के लिए, दूसरे को रख सकते हैं वो कॉस्ट के ऊपर। यानी अगर आपके पास बिल्डिंग, मशीनरी, गाड़ियां, फर्नीचर है तो आप चाहें तो प्लांट एंड मशीनरी को फेयर वैल्यू पे ले जाएं और बिल्डिंग को, लैंड को आप उसकी कॉस्ट के ऊपर रखें। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बात उसने कही हुई है कि जी जब आप ये काम करेंगे, ये लिखा हुआ है आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन हाउएवर द सेम, लिखता है कि जी आई अलाउज बिजनेस टू चूज वन ऑफ द टू मेजरमेंट मेथड एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी for property, plant, equipment after initial recognition. However, the same measurement model should be applied to all assets in the same class. ये सेम क्लास मैंने बताया आपको, सेम क्लास। ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल क्लास नहीं होना चाहिए, यहाँ क्लास होना चाहिए। चलो खैर जो भी है। Anyway, if any entity has 3 different factories at different geographical locations, then cannot discretionary revalue 2 factories and applies cost model on one of its factory. Different geographical, then it cannot, चूंकि वो फैक्ट्रियां हैं, तीनों फैक्ट्री जो हैं उनकी मशीनरी है, उससे चाहिए था जरा और वाज़ेह मिसाल देता, जैसे मैंने बताया कि मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है। तो अगर आपने मशीनरी करनी है तो शायद तीनों फैक्ट्रीज की करेंगे, लैंड करनी है तो सबकी करेंगे। तो ये लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग ये क्लास ऑफ एसेट है। The two measurement models for property, plant and equipment after acquisition are cost model, less accumulator, मैंने आपको बता दिया है, रिवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल भी इसे कहते हैं। ठीक है जी। उसमें रीवैल्यूड अमाउंट यानी फेयर वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट सिंस द मोस्ट रिसेंट रीवैल्यूएशन। वो एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट कहाँ से शुरू करनी है? जब लास्ट टाइम वो रीवैल्यू हुआ है वहां से। अभी मैं जब एंट्रीज बताऊंगा तो जब एक एसेट रीवैल्यू होता है तो उसकी सारी पिछली डेप्रिसिएशन नील हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्यूमुलेटेड जो होती है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी पॉलिसी माइट बी टू वैल्यू इट्स एसेट मोटर व्हीकल एट कॉस्ट बट टू अप्लाई रिवोल्यूशन मॉडल टू ऑल इट्स लैंड एंड बिल्डिंग। ये उसने बताया क्लास ऑफ एसेट रिवोल्यूशन मॉडल। इश्यूज क्या क्या हैं जी? द फॉलोइंग अकाउंटिंग इश्यूज हैव टू बी एड्रेस। चलो जी ऊपर चलो। पहला इशू क्या है? क्या लिखा जी? व्हेन हैपन what happens to other side of the entry, कि जब मैं रीवैल्यूएशन करूंगा तो अदर साइड ऑफ एंट्री क्या होगी? एसेट को तो मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, एन एसेट वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ ये बात भी ध्यान में है। तो फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएंगे
तो एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है, एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एसेट की वैल्यू बढ़ाई ही जाए, एसेट की वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है। तो कहता है कि जी एक इफेक्ट तो एसेट को चला गया, जब वैल्यू बढ़ी तो एसेट डेबिट हुआ, जब वैल्यू कम हुई तो एसेट क्रेडिट हुआ। सेकंड इफेक्ट कहाँ लेके जाना है, पहला इश्यू तो ये है, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट डेबिट टू क्रेडिट कैसे करेंगे, ये इशू है पहला, आगे चलो। दूसरा इशू है हाउ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बीइंग रीवैल्यूड इज चेंज। तो वो जो कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है उसको चेंज कैसे करेंगे, दूसरा इशू ये है, ठीक है। और तीसरा इशू क्या है, हाउ ऑफन शुड द रीवैल्यूएशन टेक प्लेस। ये रीवैल्यूएशन जाहिर है आपने एक एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, उसे अपने एसेट की वैल्यू लगवानी है, तो हाउ ऑफनली दिस शुड बी डन, ये कब कब किया जाना चाहिए। ओके अब हम आ जाते हैं जी अकाउंटिंग फॉर रिवॉल्यूशन के ऊपर, शीट निकाल दें। सारा छुपा दो इसको, ठीक है ठीक, इसको मिटा देते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर रिवॉल्यूशन मेथड। पहला केस क्या है, रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड। बहुत सिंपल है, ये कैसे होगा, ऐसे होगा कि आपने एक एसेट खरीदा, ये उस एसेट का अकाउंट है, ये एप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है जी, ये एसेट अकाउंट जो कुछ भी था वो आपने खरीदा 50,000, मैं छोटी छोटी वैल्यूज रखता हूँ, ठीक है। सो ट्रेड टाइम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी है जौन सा मर्जी मेथड, क्या करेंगे 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 31 दिसंबर 19 को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितनी है जी 10%, 5,000 से 10% से ट्रेड लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया जी, साल क्लोज हो गया, ये रहा। एक इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन में चला गया, आपने पहले अकाउंटिंग की हुई है, तो ये 5,000 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी 5,000, ठीक है। इधर क्या हुआ, ये भी बैलेंसिंग हो गई, ठीक है, ये 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 50,000। अब जनाब अगला साल शुरू हो गया, अगले साल में एक एक 20 में बाय ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया 5,000, इधर एक एक 20 को क्या आ गया टू ओपनिंग बैलेंस एसेट का कितना आ गया 50,000, ठीक है। ओके दूसरा साल शुरू हुआ, दूसरे साल में हमने इसकी डेप्रिसिएशन फिर की, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैं नहीं बना रहा, फिर ये 31 5,000 हुआ, अभी 5,000 बन रही है ये, ठीक है जी। अब फिर साल क्लोज हो गया, ये मैंने साल क्लोज कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया जी 10,000 हो गया, ओके। इसको मैंने क्लोज किया, ये देखें, ये देखें, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 50,000, ठीक है। अब आ गया जनाब तीसरा साल, ठीक है, इस साल के
स्टार्ट में ही हमने रीवैल्यूएशन कर ली, ठीक है। तीसरे साल के स्टार्ट में हमने कहा नहीं यार, हमारी जो एसेट की वैल्यू है ना, कैरिंग वैल्यू, वो फेयर वैल्यू के बराबर हमें लग नहीं रही, तो हमने वैल्यूअर बुलाया, उससे कहा भाई ये मशीन है, इसकी वैल्यूएशन करो, ठीक है। उसने जो वैल्यूएशन की 1 जनवरी 2000 यानी 21 को, तो उस वक्त मेरे एसेट अकाउंट में 21 को ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा था वो कितना था, 50। आमतौर पर ये ईयर एंड के ऊपर की जाती है, साल भी डेप्रिशिएट कर लेते हैं, 1/1/21 यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना बाय 10। अब तीसरा साल शुरू हो गया, तीसरे साल में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये रहा 31 दिसंबर 21 बाय डेप्रिसिएशन। अब 31 दिसंबर हो गया, हमने कहा तो एसेट तो बच गया सारा, 50,000 माइनस 15,000 अब तक की डेप्रिसिएशन है 45,000, 35,000 सॉरी। हमने इसको कहा जी रीवैल्यू कर। हमने जब रीवैल्यूएशन की तो वैल्यूअर ने मुझे इसकी जो रिपोर्ट बना के दी, उसने कहा कि साहब ये एसेट जो है ये आपका 25,000 रुपए का। कितने का है? 25,000 रुपए का। बात गौर से सुननी है, कितने लोग हैं? ओके, ये आपका एसेट जो है ना ये 25,000 रुपए का। हमने कहा ठीक है जी, हमने फिर वैल्यू अडॉप्ट करना है। बुक्स के अंदर इस वक्त एसेट कितने का आ रहा है? 35,000 का। जब हम पूछते हैं तो वो नेट कैरिंग वैल्यू होती है या कैरिंग वैल्यू 50,000 माइनस अब तक की डेप्रिसिएशन जो कि 15,000 है, जो कि क्या है 15,000 है। तो लिहाजा इस वक्त ये 35,000 का आ रहा है। जब रीवैल्यूएशन कर ली, रिपोर्ट आ गई, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? नंबर 1 यहाँ पर हमने एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी। सर उसका क्या मतलब है? उसका बेटा मतलब ये है कि ये जो 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन इस वक्त आ रही है एसेट अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, ये 10,000 ओपनिंग और 5,000 फॉर द ईयर, इसको हमने खत्म करना है। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील करनी है। तो मैंने क्या किया, नील कैसे हुई, मैंने 15,000 इधर डेबिट कर दी, ठीक है, और इधर इसका सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा, 15,000 इधर क्रेडिट कर दी। किस डेट को ये काम हो रहा है? 31 दिसंबर 21 को। 31 दिसंबर 21 को, यहां पर भी हमने क्या किया, 31 दिसंबर 21 को, ठीक है। ओके, ये हमने लिखा कि टू एसेट, और यहां हमने लिखा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब आप देखें, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो गया, ये रहा, ये एंड हुआ है ना, तो और तो कुछ होना नहीं है। ये 15,000, ये 15,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो गया। इधर क्या पोजीशन है, इधर 50,000 का एसेट डेबिट और 15,000 से क्रेडिट, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 35,000। अब वैल्यूअर मुझे ये कह रहा है कि जनाब आपके एसेट की वैल्यू 25,000 है, मेरी बुक्स में आ रही है 25,000। क्या हुआ कि मुझे अपने एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करना पड़ेगा। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब है कि बुक्स में कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम बनी उसकी। तो क्या करेंगे, जितने से मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है उतने से एक एंट्री पास करेंगे। ये एंट्रीज मैं अभी लिखता हूं आपको। ये जो मैंने अभी आपके सामने एंट्री लिखी है, ये वाली, ये एंट्री होगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट क्रेडिट, ठीक है, 15,000 से। ये किस चीज की एंट्री है? फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फॉर एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation टू एसेट। ये जो मैंने की है, ये एंट्री नंबर 1 डेबिट, और ये सॉरी एंट्री नंबर 1 ये उसका क्रेडिट। उसके बाद एंट्री नंबर 2 है, हमने अपने एसेट की वैल्यू जो है उसे क्या करना है, कम करना है 10,000 से। थोड़ा सा ऊपर करो इसको,
चलो बस ठीक है, ठीक ठीक, वो हेड नजर आने चाहिए बस। ओके, मैंने एसेट की वैल्यू को कम करना है जी, ठीक है जी। तो हम उसे कम कर लेते हैं सर, कोई मसला नहीं। कैसे करेंगे? एसेट को क्रेडिट करेंगे। ये देखिएगा, ये मैं ब्लैक पेन से ये एंट्री करने लगा हूँ। एसेट 10,000 से क्रेडिट हो। एसेट, अब आप देखें एसेट कितने का नजर आएगा, इसका फैक्ट किसे देना है वो भी छोड़े बात को, ये सारा काम क्लोजिंग डेट में हो रहा है, ठीक है। अब 50,000 माइनस 15,000, 35,000 माइनस 10,000, एसेट जनाब 25,000 का हो। लेकिन ये जो 10,000 है, इसे क्या ट्रीट करना है? इसको हमने एक्सपेंस ट्रीट करना है, यानी इसे कंप्रीहेंसिव इनकम में डेबिट करना। एक्सपेंस का मतलब ये है, एंट्री क्या करेंगे, नंबर 2 एंट्री ये हम करेंगे कि कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, ठीक है, टू एसेट क्रेडिट। कितने से? 10,000। लो ये एंट्री नंबर 2 अब पोस्ट कर दें, ठीक है। एंट्री नंबर 2 ये देखें होएगा कंप्रीहेंसिव इनकम, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएगा। इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। किताब ने हैं, किताब के अंदर उसने इसे रीवैल्यूएशन लॉस लिखा हुआ है। डेफिसिट ऑन रीवैल्यूएशन कह लें, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक हेड आएगा जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा रिवॉल्यूशन लॉस। तो वो रिवॉल्यूशन लॉस दरअसल कंप्रीहेंसिव इनकम में डायरेक्ट जाके डेबिट होना है, तो वो कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर इफेक्ट चला जाएगा। तो ये जो है ये मेरी एंट्री नंबर 2 का इम्पैक्ट है, ये देखें। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करता हूँ, ये जरा तवज्जो कीजिएगा, ये कितना हुआ जी, 50,000, 50,000 में से ये माइनस किया तो मेरे एसेट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई, क्लोजिंग बैलेंस। ये एसेट की रीवैल्यू जब होगा, एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। अब अगला साल जब आएगा तो एक्सपर्ट ये भी बताएगा कि अब ये एसेट मजीद कितने साल चलेगा, वहां से डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा। एक्सपर्ट ये भी बताएगा कि ये जो एसेट है इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी, वहां से भी डेप्रिसिएशन इफेक्ट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन का रेट लाइफ के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है जी। मेथड की चॉइस मैनेजमेंट के पास होती है, कंसिडरिंग द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट पैटर्न, जो है कि मैंने स्ट्रेट लाइन रखना है या रिड्यूसिंग वैल्यू रखना है। तो अगला जब साल होगा तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं अभी इसको ये ग्रीन पेन से मैं इसको ओपनिंग उठाने लगा हूँ। 1 जनवरी 22 को इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, नील होगा, एक्यूमुलेटेड एक्शन होगा, क्योंकि पीछे जारी ऑप्शन नील हो चुकी है, साल के आखिरी दिन रिवॉल्यूशन होती। हाँ, अगर साल के दरमियान में रिवॉल्यूशन होती तो वो 6 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी पुराने एसेट के ऊपर, और 6 महीने बाद रिवॉल्यूशन होके ये दोनों एंट्रीज चलनी थी, और फिर बाकी जो है उसका आपने क्या करना था, आपने बाकी अमाउंट के ऊपर आपने एंट्री जो है वो उसकी कर देनी थी। अब जब मैं इधर ओपनिंग उठाऊंगा इसका 1 जनवरी 22 को, तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ये 25,000 आ जाए। अब देख लें एसेट का बिल्कुल नई रीबॉर्न हो गया एसेट, ठीक है। अब ऑनवर्ड मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूंगा। तो डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन में जो मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो लॉस इमीडिएट, सारे का सारा लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करें। और कहाँ रिकॉग्नाइज होना है, कंप्रीहेंसिव इनकम। इसने कोई क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एक बात याद रखिएगा कि अगर मिड ईयर रिवॉल्यूशन हो रही हो तो सबसे पहले क्या करना है कि जो उस दिन तक जिस दिन रिवॉल्यूशन हुई है उस दिन तक आपने क्या करना है, आपने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ताकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरी हो जाए, और फिर उसे एलिमिनेट करना, ठीक है। लाइक जनवरी टू दिसंबर ईयर एंड है, तो जून में जाके रिवॉल्यूशन हुई, तो आपकी जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो पिछले सालों की ओपनिंग आ रही होती है। तो पहले इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, फिर टोटल एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करें, और फिर जो रिवैल्यूएशन डेफिसिट हुआ है उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है, इसको आपने देखना है। आगे चलो। इससे आगे क्या है?
ओके, ये अब अगली स्टोरी है, इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपवर्ड रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप अपना वो टेस्ट भी तैयार कर लीजिएगा। कल हम अपवर्ड रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। कल क्लास है हमारी F2 की, ठीक है। F1 की क्लास नहीं है कल, ओके। तो आप कल अपना टेस्ट तैयार करें। आज मैंने जितना आपको रिवॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ाई है और अपवर्ड रिवॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाई है, एंट्री मैंने बताई है, ये वाली डबल एंट्री, कि ये कंप्रीहेंसिव इनकम कहेंगे इसको और ये एसेट कहेंगे, ये एंट्री आपको समझ आनी चाहिए। और डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कैसे करनी है वो समझ आनी चाहिए। कल नेक्स्ट क्लास में मंडे को इंशाल्लाह ताला अपवर्ड रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर ये कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, इनकी डिस्कशन होगी। एनी क्वेश्चन जी? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप जी। जी है मैम, सर जो कल टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन प्लीज रखवा दें। लिखवा देते हैं। जो कल टेस्ट हुआ है जी उसका सोल्यूशन देना है ग्रुप में। जी मासूमा, सर मैंने कल के टेस्ट के बारे में एक चीज पूछनी थी उसमें से। वो आप ग्रुप में शेयर कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अपना क्वेश्चन जो है या वॉइस मैसेज कर दें या क्वेश्चन अपना लिख दें तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी। अल्लाह मियाँ आपको हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। प्लीज़ बहुत एहतियात करें। देखें अब एम एस साहब को अल्लाह मियाँ सेहत दे, तो थोड़ा सा हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, तब जाके ये मामला। थैंक यू जी।